एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4, थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। हम लोगों ने पार्ट 1 को पिछले जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू किया था। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उसके पार्ट 2 को। आप चाहे तो पार्ट 1 के लिंक को ऊपर दिए हुए आई बटन पे भी देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। आप लिंक पे जा करके उसे खोल के देख सकते हैं। आज हम लोग इस अध्याय को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। आज जो हम पहली टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है, आप अपने स्क्रीन पे भी देखिए, कीमत स्वीकार व्यवहार, यानी कि प्राइस टेकिंग बिहेवियर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। जब बाजार में अनेक फर्मों तथा खरीदार होते हैं जिन्हें बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी होती है, ठीक है, ये उस स्थिति को कहते हैं। सबसे पहली बात ये समझिएगा, जब बाजार में अनेक फर्म तथा खरीदार होते हैं जिन्हें बाजार में प्रचलित कीमत की पूर्ण जानकारी होती है, जहां बाजार में प्रत्येक फर्म समान कीमत है वही लेती है और कुछ वस्तुओं का विक्रय करती है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, समान होता है, एक जैसा होता है, और हर एक को पूर्ण आपका किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी होती है। अब देखिए, बाजार कीमत यानी कि मार्केट प्राइस, जैसे जैसे बाजार कीमत जो है आपकी कम होती है, ठीक है, कम करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, आपका वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी कम मूल्य पे आप हमेशा चाहेंगे कि ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करें। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है डिमांड लॉ पे भी, कि जैसे जैसे प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। अब आइए आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, संप्राप्ति, यानी कि रेवेन्यू। ये रेवेन्यू क्या होती है देखते हैं। एक फर्म को यह विश्वास होता है कि वो बाजार कीमत से कम या उसके समान कीमत निर्धारित करने इच्छित मात्रा में किसी भी वस्तु की बहुत सी इकाइयों का विक्रय कर सकती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है तो निस्संदेह बाजार कीमत से कम कीमत निर्धारित करने के लिए कोई भी कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि फर्म वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करने की इच्छुक है तो इसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार कीमत से बिल्कुल समान होती है। मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी विक्रेता ये चाहेगा कि हम अपने वस्तुओं को बेचना चाहते हैं बाजार में, तो वो कम कीमतों पे, जो निर्धारित कीमत है उस पे, या तो फिर कम कीमतों पे भी सामानों को बेच सकता है। लेकिन अगर पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि वो हमेशा अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सामानों को बिक्री करेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की बाज़ार है तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हीं वस्तुओं को, जो भी वस्तु है उन्हें उसी दाम में जो है बेचना पड़ेगा, क्योंकि हर एक को यहाँ पे हम लोगों ने फीचर्स में देखा था, हम लोगों ने इसकी जो विशेषताएं हैं वहाँ पे पढ़ा था कि हर एक जो फर्म है उनका जो आपका कीमत होगा, जो कीमत निर्धारण होगा वो क्या होगा, आपका एक जैसा होगा, वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आप वस्तुएं जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट है। मतलब कि जो कॉस्ट यानी कि लागत प्लस जो हमारा प्रॉफिट है यानी कि लाभ है, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू में हमारा लागत भी रहता है और जो है कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी रहता है और प्रॉफिट भी रहता है। ठीक है, एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जित करती है। यानी कि मैंने अभी जैसे कहा कि वो अपने रेवेन्यू को कैसे बनाती है, संप्राप्ति कैसे पाती है, जब अपने द्वारा बनाए हुए सामानों का विक्रय करती है। मान लीजिए वस्तु की एक इकाई की जो बाजार कीमत है वो क्या है, आपकी पी है। ठीक है, यानी कि बाजार कीमत एक वस्तु की कितनी है, पी है। तो अब आगे देखिए, क्यू फर्म की उत्पादित तथा
P कीमत पर जो है बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा है, यानी कि Q जो हो गया वो क्या है, उतना उत्पादन हो रहा है, और P क्या हो रहा है आपका, वो प्राइस हो रहा है किसका, उसी वस्तु का, जो जिन वस्तु का हम लोगों ने उत्पादन किया है। तथा फर्म की निर्गत यानी कि आउटपुट की, क्योंकि जो Q जो है हमारा क्वांटिटी है, आउटपुट है, के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाती है। अतः कुल संप्राप्ति क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू का मतलब हो गया P इंटू क्यू। P इंटू क्यू का मतलब क्या हो गया, जो प्राइस है वस्तु का, और Q जितना क्वांटिटी हम लोगों ने उत्पादन किया है। मानिए कि एक सेब का जो दाम है वो क्या है आपका 10 रुपये है, हमने ऐसे 50 सेब बनाए, मतलब उत्पादन किए हैं, तो 50 गुना 10 तो 500 हो गए पूरा हमारा जो रेवेन्यू। ठीक है, इसमें लागत भी है और इसमें हमारा प्रॉफिट भी है, दोनों चीज़ें इस पे क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, यानी कि इंक्लूड होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को रेवेन्यू जो है वो समझ में आ गया होगा, कुल रेवेन्यू क्या होता है, कैसे निकलता है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मान लीजिए कि मोमबत्तियों का बाजार जो है पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धात्मक है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पे। मोमबत्तियों के एक डब्बे का बाजार कीमत 10 रुपये है। ठीक है, अब एक तालिका को देखिए आप लोग, इसमें दिया हुआ है कि विक्रय किए गए डब्बे, मतलब जो बेचे गए डब्बे हैं, और जो कुल जो आपकी संप्राप्ति है, रेवेन्यू है। यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि जब किसी भी डब्बे का उत्पादन नहीं होता है, मतलब कोई उत्पादन नहीं होता है, तो कुल संप्राप्ति क्या है, शून्य के बराबर होगी। जब कोई वस्तु का उत्पादन ही नहीं होगा तो शून्य ही जो है आपका संप्राप्ति होगी, रेवेन्यू होगी, कोई रेवेन्यू नहीं आएगी। वैसे ही अगर हम तालिका को अब देखेंगे, तालिका में देखिए शून्य से शुरू है, फिर क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 बढ़ती गई है। अब यदि मोमबत्तियों के एक डब्बे का उत्पादन नहीं होता है तो क्या होगा, तो कुल संप्राप्ति कितनी हो जाएगी, 1 गुना 10, क्योंकि हमने कहा है कि एक डब्बे का दाम कितना है, 10 है, तो 1 से 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 10 हमारा रेवेन्यू आएगा। उसी प्रकार अगर 2 का होगा तो 2 गुना 10 20, 3 से होगा तो 3 गुना 10 यानी कि 30। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने रेवेन्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, जो लागत है और जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। तो बाजार कीमत को जब हम उसके क्वांटिटी से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। आशा करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है, हमें अब क्या समझना है। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, तो इस डायग्राम के एक्स एक्सिस पे हम लोग निर्गत यानी कि आउटपुट को दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग संप्राप्ति यानी कि रेवेन्यू को दिखा रहे हैं, इन दोनों के बीच के संबंध को दिखा रहे हैं। तो दूसरा, जैसे जैसे निर्गत बढ़ती है यानी कि आउटपुट बढ़ती है, कुल संप्राप्ति में वृद्धि होती है, यानी कि टोटल आउटपुट, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ती है। कुल संप्राप्ति वक्र अंकित करने में बेची गई मात्रा अथवा निर्गत को एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस जैसे मैंने कहा, और संप्राप्ति को वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस पे रखते हैं, यानी कि रेवेन्यू को वाई एक्सिस पे हम लोग रखते हैं। और ये जो डायग्राम है हमें क्या बता रहा है, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को बता रहा है। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इंटू क्यू, यानी कि जो प्राइस है, जो मूल्य है किसी भी वस्तु का, और उसकी क्वांटिटी से। ठीक है, यानी कि Q से, मात्रा से, उसे अब गुना करेंगे तो हमें क्या मिलती है, कुल संप्राप्ति मिलती है। तो एक सीधी रेखा जो दर्शाई गई है वो P, क्योंकि P स्थिर होती है, यानी कि P जो होता है वो कांस्टेंट होती है, इसकी वजह से जो है ये जो रेखा है वो लीनियर है और जो है रेखीय है। ठीक है, मतलब सीधी रेखा है ये। ठीक है, ये दिखाता है कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है आपका, स्थिर है, ये P स्थिर है। ठीक है, और दोनों के बीच के संबंध को दिखाता है ये। तो और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को दिखा रहा है यहाँ पे। अब जो है वो तीसरी जो बात आप देखिए, इसको समझिए, इस सीधी रेखा की प्रवणता यानी कि जो स्लोप है, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, वो इंक्रीजिंग है, देखिए ऊपर की ओर जा रही है, जो कुल संप्राप्ति की रेखा है, टोटल रेवेन्यू की रेखा है। ठीक है, जब निर्गत एक इकाई है, जो हम लोग रेखा चित्र 4.1 में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समस्तरीय दूरी जो है OQ1 है, समस्तरीय दूरी क्या है, OQ1। आप देखिए एक्स एक्सिस पे निर्गत, कुल संप्राप्ति रेखा चित्र में जो है ऊर्ध्वस्तरीय ऊंचाई जो है AQ1 पर है। AQ1 पे देखिए है, हम लोग अगर हॉराइजेंटल पे संप्राप्ति को देख रहे हैं, रेवेन्यू को देख रहे हैं, तो AQ1 है हमारा।
और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं कि OQ1 है और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं कि AQ1 है, ठीक है। तो अब है जो हम लोग जानते हैं कि P/1 क्या हो जाएगा, आपका P हो जाएगा। अतः सीधी रेखा की प्रवणता AQ1/OP1 है। स्लोप को हम लोग कैसे दिखाते हैं, दोनों के रेशियो से दिखाते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका संप्राप्ति का, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा AQ1, ठीक है, बाय OQ1, यानी कि संप्राप्ति बाय आपका निर्गत, यानी कि रेवेन्यू बाय आपका आउटपुट, ठीक है, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा P होता है। तो हम लोगों ने इस डायग्राम को देखा, हम लोगों ने अब तक यहाँ पे क्या क्या समझा। हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का इम्पोर्टेंस हम लोग आगे जब चैप्टर में बढ़ेंगे तो देखेंगे। हमने इस पे रेवेन्यू को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। कोई भी डाउट हो तो आप अपने जो नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वीडियोस देख सकते हैं और भी आगे के जो पार्ट है उसके, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज़ को रखेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोस में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ डोंट forget to click on the like, subscribe and on the bell button.